तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज जीके, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड दूंगा, सबका आंसर लाइव चैट पर आ जाना चाहिए। और ये हर शाम को 6 बजे 6 PM शाम को 6 बजे हमेशा ये लाइव आती है। तो आप इस पे कोशिश करें कि कंपटीशन में आके, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन में आके इसका आंसर ज़रूर दें लाइव चैट में। अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर आपको 5 सेकंड में लाइव चैट में आंसर बताना है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि अगर और कोई भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको आप वो भी आंसर दे पाएँ, आप हिचकिचाएं ना आंसर देने में और आपका गलत ना हो जाए। अब जो समुद्रगुप्त हैं, जो गुप्त वंश के हित में इन्होंने सबसे बड़े एकल कारक साबित हुए हैं। अब जो ये इनके दरबारी हैं, कवि हरिसेना। कौन है इनके दरबारी? कवि हरिसेना। इन्होंने इलाहाबाद पिलर शिलालेख लिखा था, जिसे प्रयाग प्रस्थि भी कहते हैं। अब जो समुद्रगुप्त की विजय है, इसका विस्तृत विवरण देता है ये। लेकिन जो सैन्य अभियानों में जो समुद्रगुप्त ने भारत में राजनीतिक एकता को काफ़ी हद तक फिर से स्थापित कर दिया था, यानी इनके समय में राजनीतिक एकता भी हो गई थी। अपने सैन्य विजय के कारण, जो इनका सैन्य विजय था, इसके कारण जो DVA स्मिथ हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो जो DV स्मिथ हैं, इनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो आपको याद रखना है कि किनके द्वारा नेपोलियन कहा, इनको नेपोलियन का टाइटल मिला था। आगे बढ़ते समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। उनका जो क्षेत्र था, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में यमुना नदी तक फैला हुआ था। तो आप देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ था, तो आपको यही याद करना पड़ेगा। अब उन्होंने 7 अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाने शुरू करे थे। ये एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये स्पेशल हो सकता है एक तरह से, क्योंकि एनडीए की भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये भी आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये हर एग्ज़ाम के लिए है, एवरी कॉम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं जो, वो इन सब के लिए है। अब इन्होंने 7 अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाने शुरू करे थे। स्टैंडर्ड टाइप, आर्चर टाइप, बैटल एक्स टाइप, अश्वमेध टाइप, जो टाइगर स्लेयर होता है इस टाइप का, द किंग और द क्वीन टाइप, और गीतकार टाइप। तो आपको ये टाइप्स भी याद रखते हैं। अब जो गुप्त राजा के पास अपने राज्य में जो मौद्रिक प्रणाली होती है, ये इनके पास काफ़ी थी। ये पड़ोसी राजाओं के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सुविधा के लिए सिलोन के राजा को बौद्ध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति भी इन्होंने दी थी। अब इधर तक क्वेश्चन की क्यों रखते थे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पड़ोसी राज्यों से क्या बोलते हैं मित्रता रखो तो कभी कभी काम आ जाते थे वो उस जमाने में। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक राजा था, जिसने उत्तरी भारत में शासन करा था। अब जो इनके शीर्षक है महाराजाधिराज, इनको बताता है कि वे राजवंश के पहले सम्राट थे। अब स्कंदगुप्त जो थे, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ये टाइटल जिसे कहते हैं वो मिला था। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जरूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेकंड तैयार रहिए। अब निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित करा था और जो सतवाहन शक्ति होती है उसे पुनर्जीवित करा था? 5 सेकंड है, इसमें बस ये पूछा जा रहा है कि ये जो राजा हैं नहपान, इनको हरा दिया था और सतवाहन की जो शक्ति होती है उसे पुनर्जीवित करा था। एक तरह से अपना फिर से किला, मतलब जो अपना राज्य होता है उसे फिर से खड़ा कर दिया था। तो इसका आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। आगे बढ़ते हैं। अब जो सतवाहन राजवंश के बारे में जानते हैं। 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक चला ये। अब जो सीमुक है, ये जो सतवाहन वंश के, ये इसके स्थापक थे। अब गुंटूर जिले में अमरावती के पास जो धरनी कोटा था, उसके सीमुक की पहली राजधानी थी। अब बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान से जो स्थानांतरित होता है यानी बदल दिया था। हाला वो सतवाहन वंश के 17वें शासक थे। सतवाहन वंश के 17वें शासक थे। हाला प्राकृत में जो गाथा सप्तशती है या फिर षटसई है, इनके लेखक थे। इस पाठ में प्रेम गीत शामिल है, यानी ये पोइट्री थी, लव पोइट्री टाइप की। अब जो गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके बारे में जानते हैं। सतवाहन वंश के 23वें शासक थे। पहले कौन थे? ये सिमुक, 17वें हाला, और 23वें थे वो तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये
जो इनका राजवंश है इसमें इतना गैप इसलिए है क्योंकि बस यही थे कुछ जिन्होंने बहुत बड़े काम करे थे, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, इसलिए। अब जो इनकी उपलब्धियां थी ये उल्लेख उसकी माता गौतमी ने नासिक शिलालेखों के में करा है। अब जो राजा नहपान को पराजित कर दिया था इन्होंने और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित करा था, इसलिए विकल्प 2 सही है। जो पुलिमवी तृतीय है ये सातवाहन राजवंश का 30वां और अंतिम शासक थे। ये कौन? पुलिमवी तृतीय। अब जो इसमें जो सातवाहन के उपरांत 3री शताब्दी ईस्वी में ही जो इक्ष्वाकुआ था इनके द्वारा शासन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, अभी तो सिर्फ आंसर बताए, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ड्रॉप कर दीजिए, यानी इसमें लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अब जो संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश है जो सत्ता में नहीं था? 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड बहुत है। कंपटीशन देखिए कितने हैं। जीके में आपको इससे ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन के अलावा जीके के इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, उसमें भी तो टाइम लगेगा आपको। डिफेंस में भी यही है सिस्टम। तो चलिए बताइए, सिर्फ 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है पल्लवा। लाइव चैट में आंसर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जो पल्लव वंश है संगम युग के दौरान सत्ता में नहीं था। अब जो संगम युग के दौरान 3 राजवंशों यानी जो चेरो, चोलो और पांड्य थे इनका शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है जो संगम काल के जो साहित्यिक संदर्भों में इनमें पता लगा है। संगम युग के जो प्रत्येक राजवंश के लिए एक शाही प्रतीक था। चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली और चेरों के लिए धनुष। जो चेरा वंश था इसके प्रसिद्ध राजा थे सेन गुतवन थे। चोल वंश का जो करी कला था ये पांड्य वंश का जो कडुगोन था ये था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कंपटीशन में आइए थोड़ा सा और इस बार हो सके तो ज़्यादा आंसर दीजिए। मैं पूछता हूँ, निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? यानी जो हिंदू धर्म है उनके लिए स्वर्ण युग आया था, यानी टाइम अच्छा आया था एकदम, मतलब जिसे बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, वो वाला टाइम हिंदू धर्म के लिए आया था। उस काल का नाम बताना है जिन्होंने ये लाया था इसमें से। मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल। तो इसका आंसर है गुप्त काल। आई होप कि 5 सेकंड तो हो ही गए होंगे और सबने आंसर दिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे आंसर दिख नहीं रहे हैं किसी के भी, 2-4 लोग बस। अवधि, महत्व। जो अवधि है ये किसके टाइम पे हुई थी और महत्व क्या है? मौर्य काल के बारे में बात करें तो ये 325 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व की अवधि तक था। अब जो सिकंदर के जो उत्तर पश्चिमी पर आक्रमण किया उससे सबसे तात्कालिक जो अप्रस्थित जो उपोत्पाद है यही था और इसने पूरे देश पर मौर्य विजय को तेज कर दिया था। अब जो मौर्य साम्राज्य के 10वें और फिर अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने ही कर दी थी, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार और अशोक इस काल के महान शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल के बारे में जानते हैं। ये 275 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक रहा। ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। ईस्वी जब क्या बोलते हैं बड़ा होता है, ईसा पूर्व जब छोटा होता है तब समय आगे बढ़ता है, लेकिन जब ईस्वी बड़ा होता है तब समय आगे बढ़ता है। अब जो अवधि का है और जो 3री शताब्दी है इसके मध्य में जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन है, इसके कारण जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन होने लग गया। मौर्य साम्राज्य क्या पतन क्या होता है? पतन मतलब किसी चीज़ का दब जाना। मौर्य का पतन हुआ और गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इस अवधि के जो आमतौर पर हिंदू धर्म को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और जो श्री गुप्त इस साम्राज्य के संस्थापक और स्कंदगुप्त इस साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो आपको ये याद रखना है। मौर्योत्तर काल के बारे में जानते हैं। मौर्योत्तर पश्चिम भारत में मध्य भारत के कई शासक राजवंशों और भारत के पूर्वी मध्य और दक्कन क्षेत्रों के संग कर्णव, सतवाहन जैसे देशों शासकों द्वारा सफल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। वह जो घटोत्कच थे इनके द्वारा उत्तराधिकारित हुए थे और इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। अब जो अगला शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे
और वह सबसे पहले महाराजा धीराज कहलाए थे। जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये टाइटल उनको मिला था महाराजा धीराज का। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 330 ईस्वी से समुद्रगुप्त द्वारा उत्तराधिकारित, यानी यही इन्होंने, समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को। आपको पूरा नाम याद रखना है, प्रथम यानी जिसे ऐसे नाम के आगे लगता है ना, फर्स्ट, द्वितीय मतलब सेकंड, तृतीय मतलब थर्ड, ऐसे करके, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन करा था। अब ये एक महान सैन्य प्रतिभा थे और कहा जाता था कि इन्होंने दक्कन में एक सैन्य अभियान की कमान संभाली थी और विद्य क्षेत्र की वन जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। अब जो समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था शायद, और इन्होंने मालवा, गुजरात और जो काठियावाड़ के व्यापक क्षेत्र हैं, इन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। गुप्त राजाओं के शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध घटनाएं जो हुई थी। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। जो जिन्होंने शासनकाल में क्या बोलते हैं दौरा करा था, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो पार्ट 3 में जाके। अब भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में से उन्होंने गुप्त साम्राज्य में 6 वर्ष बिताए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। शक क्षत्रप जो थे, ये अंतिम शासक रुद्र सिंह जो तृतीय थे, थर्ड थे, इनको पराजित कर गद्दी से उतार कर मार दिया था। पश्चिमी मालवा और जो काठियावाड़ होता है, प्रायद्वीप, उसके क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य को मिला था, इनसे मिला लिया गया था, मतलब इसके कहने का है कि मिला लिया गया था इस साम्राज्य को। और जो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। किसकी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ 5 सेकेंड। गुप्तों की राजधानी डैश में थी, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कन्नौज, किस में थी? बताइए। 5 सेकेंड दूंगा सिर्फ। वैसे इसका आंसर जल्दी बता दूं, लाइव चैट में तो आंसर बहुत कम लोग कह रहे हैं। आप लाइव चैट में आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको कंपटीशन में नहीं रहना क्या? कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। अब देखो तो सही कि पहले कौन आंसर दे रहा है। पाटलिपुत्र इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जो गुप्त शासक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? गुप्त वंश के शासक जो थे और इनके तथ्य। श्रीगुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, यानी 40 ईस्वी, गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये महाराजा की उपाधि का प्रयोग करा। घटोत्कच श्रीगुप्ता के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम अब जो 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक रहे थे, गुप्त युग की शुरुआत करी थी उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी करी। तो इनकी जो वाइफ हैं, ये जो राजकुमारी कुमार देवी हैं लिच्छवी, इनका भी क्वेश्चन में जिक्र करा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो समुद्रगुप्त है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। जो वी.ए. स्मिथ हैं, इनके द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 380 से 412 ईस्वी तक शासन इन्होंने करा। नवरत्न, इनके दरबार में 9 रत्न थे। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण करी। कुमार गुप्ता प्रथम 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन करा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इन्होंने शकरादित्य भी, ये शकरादित्य भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है? शकरादित्य। स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। 455 ईस्वी से 66-77 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ही धारण करी थी। और जो हुणों के हमलों को खारिज कर दिया था इन्होंने, लेकिन इससे उनके साम्राज्य के खजाने पर दबाव पड़ा था। जो इनके खजाने होते हैं ना, इनसे दबाव पड़ा था। जो विष्णुगुप्त थे, गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात शासक थे। 540 ईस्वी से 550, यानी 10 ईस्वी थे। ज़्यादा समय तक ये राजवंश नहीं चला पाए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। अब जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वह घटोत्कच द्वारा सफल हुए थे। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्हें सबसे पहले महाराजाधिराज कहा जाता था इन्हें। मतलब चंद्रगुप्त में लगभग 330 ईस्वी में जो समुद्रगुप्त थे, इनके द्वारा सफल हुआ था, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन करा। वे एक महान सैन्य प्रतिभा थे
और कहा जाता है कि इन्होंने दक्कन में एक सैन्य अभियान की कमान संभाली थी और विंध्य क्षेत्र की वन जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हैं इसके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल यानी इनके नाम से उपाधि से भी जाना जाता था, इन्होंने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के व्यापक क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करी थी। गुप्त राजाओं के जो शासन है इनके दौरान कुछ प्रसिद्ध घटनाएं हुई थी। फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत पे एक खिलाफ युद्ध छेड़ा था। रुद्र सिंह तीसरे जो थर्ड तृतीय होते हैं पराजित गद्दी से उतार कर मार दिया था। कुमार गुप्ता ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। ये वीडियोस लाइव आती है शाम को 6 बजे और विजिट कर सकते हैं आप प्लेलिस्ट भी, क्योंकि प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।